हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो पिछले कुछ क्लासों में हमने डिस्कस किया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और कौन से मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल आईआर इनएक्टिव होते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज पे। तो आज हम इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स फॉर हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे अल्केन का, फिर एल्कीन का, फिर इसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अल्काइन के एब्जॉर्प्शन बैंड्स के बारे में। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक एनिमेशन रखा है आपके लिए, ताकि आपको ये एब्जॉर्प्शन बैंड्स थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये जो कलर है, ये हमें हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। ये वाला बीच वाला जो ब्लैक कलर है हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन एटम्स को, और ये जो कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन को। अब यहाँ देखेंगे, जो ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में वाइब्रेशन होते हैं, आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब होते हैं, आपको उस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एक सिग्नल मिल जाते हैं, यानी बैंड जिसको हम बोलते हैं, है ना। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन का वाइब्रेशन होते ही कार्बन हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या मिलते हैं, एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं। और जो ही आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वाइब्रेशन होते हैं, तो फिर से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पे फिर से आपको एक बैंड मिल जाते हैं। यानी हर टाइप के जो बॉन्ड का एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होते हैं, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और हमें उसी के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी एनर्जी अगर इस स्केल को हम एनर्जी स्केल में मानेंगे, तो हर एक एनर्जी स्केल पे, हर एक एनर्जी पॉइंट पे आपको एक बैंड मिलेगा, ठीक है ना। और जब हमें ये एक इन द फॉर्म ऑफ एक ग्राफ यहाँ पे एक बैंड मिल जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम से फिर हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, क्योंकि हर पार्टिकुलर ग्रुप का एक अपना पार्टिकुलर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होता है, एक अपना पार्टिकुलर एब्जॉर्प्शन बैंड होता है। और इसीलिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। और जब आपको फंक्शनल ग्रुप पता चल गया, तो इसका मतलब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से आप स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं फ्रॉम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि सिंपल एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से अब पूरे एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपको एक डॉक्टर का एग्जांपल लेंगे, अगर एक पेशेंट को वो देख रहे हैं, अगर उसमें कोई कम्प्लेक्स बीमारी होते हैं, तो वो पहले एक्सरे भी कराते हैं, इंडोस्कोपी टाइप का भी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, या आपका एमआरआई करके सबको फिर कंपाइल करने के बाद वो बोलते हैं आपको ये प्रॉब्लम है। इसी तरीके से कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो हम बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, एनएमआर हो आपका, यूवी विजिबल हो, आईआर है, सबके डेटा को कलेक्शन करने के बाद फिर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को इलिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन था आपके लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक सिंपल सा स्किल यहाँ पे बताएंगे। तो एक सिंपल सा यहाँ पे स्किल बना है जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि कौन से रीजन में कौन कौन से एब्जॉर्प्शन होते हैं, कौन कौन से बैंड आपको मिलेंगे। तो ये वाला जो रीजन है 3800 से 2700 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में यूजुअली जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो बिकॉज ऑफ बॉन्ड जो बनते हैं हाइड्रोजन के बीच और किसी एटम के बीच में, है ना, वो बैंड यहाँ पे मिलते हैं। इसलिए इस रीजन को हम हाइड्रोजन रीजन भी कहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का वाइब्रेशन की वजह से जो बैंड आते हैं वो इसी बीच में आते हैं, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो वाइब्रेशन होते हैं उसमें जब एब्जॉर्प्शन होते हैं तो इसी रीजन में आते हैं। तो जो भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है उसमें जब वाइब्रेशन होते हैं, तो इसी बैंड में इनका हमें सिग्नल आते हैं, इसलिए इस रीजन को हम हाइड्रोजन रीजन भी कहते हैं। और इस रीजन में 2300 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में जो बैंड मिलते हैं वो यूजुअली बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से आते हैं।
सॉरी ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आते हैं। इससे आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो वाइब्रेशन होते हैं उनका बैंड जहाँ पे आते हैं, या नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसलिए इस रीजन को हम ट्रिपल बॉन्ड रीजन कहते हैं। अब कम एनर्जी किसका है? 1900 से 1500 के बीच में। तो यहाँ पे कौन से बॉन्ड का आएगा? जो डबल बॉन्ड होंगे, है ना। इसलिए इस रीजन को हम डबल बॉन्ड रीजन भी कहते हैं। इस रीजन को ट्रिपल बॉन्ड, इस रीजन को डबल बॉन्ड कहते हैं। 1900 से 1500 जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन बैंड इसी रीजन में आते हैं। से आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, है ना, सी डबल बॉन्ड ओ होगा, है ना। जो भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे उनकी एब्जॉर्प्शन बैंड 1900 से 1500 के बीच में आते हैं। और जो 1500 से 500 के बीच में जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बैंड आते हैं, वो उस रीजन, उस बैंड को हम क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड रीजन कहते हैं। और इस बैंड की खसूसियत ये है कि जैसे कि एक इंसान की जो फिंगरप्रिंट है वो किसी दूसरे इंसान के साथ मैच नहीं होता है ना, और हम उस इंसान की पहचान कर सकते हैं ना। सिमिलरली इस बैंड में जो भी आपको जो इस रीजन में 500 1500 से 500 के रीजन में जो भी आपको एब्जॉर्प्शन बैंड आता है, वो किसी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेम नहीं होते हैं, दो कंपाउंड का टोटली डिफरेंट होते हैं। जिस तरह से एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, यूनिक होता है, इसी तरह से हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईआर स्पेक्ट्रम में 1500 से 500 के बीच में जो आपको बैंड मिलता है वो हर पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूनिक होता है। इसलिए इस रीजन को क्या कहते हैं? हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। तो अगर हमें एक अननोन कंपाउंड होगा और किसी नोन कंपाउंड के फिंगरप्रिंट रीजन के साथ मैच होता है, तो हम डायरेक्टली इसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग देयर फिंगरप्रिंट रीजन्स। तो जैसे ये कुछ सिंपल इंफॉर्मेशन थे, अब हम अपने मेन टॉपिक पे जाएंगे। अल्केन्स का एब्जॉर्प्शन बैंड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब अल्केन में क्या है, कितने टाइप्स के आपको वाइब्रेशन होते हैं? तो आप कहेंगे एक तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वाइब्रेशन की वजह से आपको क्या मिल सकते हैं? बैंड मिल सकते हैं, चाहे स्ट्रेचिंग हो चाहे आपका बेंडिंग हो। और इसमें एक किस्म का और एक बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसके स्ट्रेचिंग से या बेंडिंग की वजह से हमें बैंड मिल सकते हैं। तो हमें दो किस्म के यहाँ पे बैंड मिलेंगे, एक बिकॉज ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक बिकॉज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की वजह से। आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, जो बैंड मिलता है, वो फिंगरप्रिंट रीजन में आते हैं। इसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और कुछ बेंडिंग वाइब्रेशन तो 500 के नीचे भी आते हैं, जो आउट ऑफ द रेंज चला जाते हैं। तो इसकी वजह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से जो वाइब्रेशन आते हैं होते हैं, और इसकी वजह से जो बैंड मिलते हैं वो इतना यूज़फुल नहीं है। मेन जो यूज़फुल है कार्बन हाइड्रोजन की वजह से जो वाइब्रेशन होते हैं, चाहे स्ट्रेचिंग से इंफॉर्मेशन मिलता हो चाहे बेंडिंग से मिलता हो। यहाँ फर्दर एक इंफॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूँगा। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो यहाँ पे डिफरेंट, इस हाइड्रोकार्बन आपको डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक में कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो सकते हैं, एक में कार्बन sp2 हो सकते हैं, एक में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो सकते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में आपको पता है s करेक्टर सिर्फ 25% होता है, sp2 में नियरली 33.3 के आसपास होता है, और sp में 50% s करेक्टर होता है। और आपको पता है जितना s करेक्टर ज़्यादा होता है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। इन शॉर्ट आप ये याद रखें, क्योंकि S का जो पेनेट्रेटिंग पावर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हम कहेंगे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज इसमें जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसका के का वैल्यू ज़्यादा होगा, फोर्स कांस्टेंट, इसका के का वैल्यू कम होगा और इसका सबसे कम होगा। तो हम ऐसे दिखाएंगे। और आपको पता है जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है
उतना ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। तो इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा हायर एंड की तरफ आएगा, नियरली इसको 3300 के आसपास आते हैं। और वही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से जो बैंड आता है वो नियरली 3000 के पास आते हैं। और जो कार्बन हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सेम वही कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग हो रहा है, लेकिन सिर्फ नेचर ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है, वो 2900 के आसपास आ रहा है। तो इस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से आप कौन से कार्बन टाइप है, sp है, sp2 है और sp हाइब्रिडाइज्ड है, उसको भी यहाँ पे कुछ हद तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखेंगे, बीच में हम बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे। हम मेन टॉपिक पे, जो हमारा मेन यहाँ पे काम होगा, हम स्पेक्ट्रम को ही डिस्कस करेंगे अच्छे से। बाकी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, इनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने डिस्कस किया है ना, 2 टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से हमें मिलते हैं। और जो मिथाइल ग्रुप है आपका, CH3 ग्रुप है, देखिए इसमें 2 टाइप के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होता है, एक एसिमेट्रिक होता है, एक सिमेट्रिक होता है। तो आपको एक डिस्टिंग अच्छा सा बैंड मिलता है, बढ़िया सा बैंड मिलता है 2870 के पे एक, और 2960 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक बैंड मिलता है। तो जो ही आपको ये बैंड मिलेगा, आप कहेंगे इसमें CH3 ग्रुप ज़रूर है। ठीक है, इसी तरह से CH2 ग्रुप की वजह से भी आपको बैंड मिलेगा 2930 पे और 2850 पे। तो अगर इसके आसपास बैंड आएगा तो आप कहेंगे डेफिनेटली इसमें CH2 ग्रुप होंगे। ठीक है, तो आप जब स्पेक्ट्रम देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो केमिकल इन्वायरमेंट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर 3000 पे एक बैंड आ रहे हैं तो चाहे आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो, चाहे आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करो, ये 3000 पे ही रहेगा। तो इस पर कोई केमिकल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट नहीं होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के वाइब्रेशंस पे। ठीक है, जितना CH3 ग्रुप ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, है ना, उतना ही आपको बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग सा पीक मिलते हैं। और जितना कार्बन हाइड्रोजन कम होगा उतना ही वीक आपको बैंड मिलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में। इसी तरह से आपको बैंडिंग वाइब्रेशन होते हैं। आपके पास अगर मिथाइल ग्रुप होंगे तो 1380 के आसपास आपको बढ़िया सा पीक मिलते हैं। आपके पास अगर इन प्लेन बेंडिंग हो रहा है या आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग हो रहा है, तो डिफरेंट टाइप के बेंडिंग वाइब्रेशन से आपको डिफरेंट पीक मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो मिथाइल ग्रुप की वजह से 1380 पे आ रहे हैं, मिथिलीन के ग्रुप की वजह से आपको भी डिफरेंट बैंड्स आते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे। इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। मेन हम जाएंगे स्पेक्ट्रम पे ही। आप देखिए यहाँ पे आप को मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको 2900 के आसपास या 2800 के आसपास बैंड मिलते हैं तो आप श्योर हो जाओगे इसमें CH3 ग्रुप होंगे या CH2 ग्रुप होंगे। तो आपको पता है हमने यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया है, डिकेन का। डिकेन क्या, एक सिंपल सा अल्केन है, इसमें सिर्फ CH3 ग्रुप होंगे और CH2 ग्रुप होंगे, है ना। मिथिलीन और मिथाइल ग्रुप होंगे, और मिथाइल ग्रुप की वजह से आपको बैंड कहाँ आएगा, 2960 और 2870 पे आएंगे। तो आप 2960 पे एक छोटा सा पिक यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं, है ना। और इसी तरीके से आप यहाँ पे 2870 के आसपास भी एक पीक यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप का भी बैंड कहाँ आएंगे, उसका भी बैंड 2930 2850 पे आते हैं। तो देखिए, लेकिन ये सारा एक दूसरे के क्लोज में आने की वजह से एक बड़ा सा आपको पीक दिखता है, जबकि ये एक्चुअली इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है ना। अगर एक यहाँ आपको डिफरेंट पीक मिलता, डिफरेंट बैंड मिलता, लेकिन इनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है ना, 2950, 2930, 2960 है ना। तो इसलिए आपको ऐसे ऐसे 2900 के आसपास ही सारा बैंड यहाँ पे मिल जाता है। अब जो ही ये 2900 के आसपास आप बैंड देखोगे ना, आप डायरेक्टली कहेंगे इसमें CH3 या CH2 ग्रुप होंगे। अब CH2 ग्रुप को कैसे आप ये कर सकते हैं, CH2 बेंडिंग होता है नियरली, CH2 जो बेंडिंग होता है 1460 पे आपको एक बैंड मिलता है CH2 ग्रुप होंगे तो। देखो 1460 पे आपको ये बैंड दिखेगा। ठीक है,
और अगर मेथिलीन ग्रुप होंगे, सॉरी मिथाइल ग्रुप होंगे, CH3 ग्रुप होंगे, तो आपको 1380 के आसपास अल्केन में एक बैंड मिलता है। इस चीज़ को यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और एक अच्छी सी ये है कि CH2 ग्रुप अगर अपन चेन में होंगे, बहुत सारे लॉन्ग चेन होगा, तो आपको 700 के आसपास फिंगरप्रिंट रीजन में आपको एक बैंड मिलता है। तो इससे आप क्लियर हो जाते हैं इसमें एक लॉन्ग चेन ऑफ CH2 ग्रुप है। देखिए आपको CH2 8 टाइम्स एक लंबा चेन है CH2 ग्रुप का। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप नोट कर सकते हैं, इनको बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ और किसकी वजह से आ रहा है, इन चीज़ को यहाँ पे नोट करके रखा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे साइक्लो अल्केन्स के एब्जॉर्प्शन बैंड्स के बारे में। तो साइक्लो अल्केन्स में कोई स्टेरिक स्ट्रेन नहीं है, अनस्ट्रेन है। तो जिस तरह से आपने अल्केन्स का पढ़ा, इसी तरीके से इनमें भी आएगा। कुछ फ्यू एक्सेप्शंस होंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेथिलीन में जो बेंडिंग होता है वो थोड़ा सा स्मॉलर फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। जैसे हेक्सेन में है ना, नॉन साइक्लिक या एसाइक्लिक कंपाउंड में 1470 पे आ रहा था ना, यहाँ पे 1448 पे आते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, पास पास ही आते हैं। और अगर स्टेरिकली स्ट्रेन होंगे, आपका रिंग बहुत स्ट्रेन होगा, छोटा होगा इसमें या स्ट्रेन ज़्यादा होंगे, तो जो कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा सा असर पड़ते हैं। जैसे इस वैल्यू से आप समझ सकते हैं, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे रिंग साइज का क्या इम्पैक्ट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका एक साइक्लोप्रोपेन वाला एक रिंग है, जिसमें CH2 और CH ग्रुप की वजह से जो वाइब्रेशंस होते हैं वो 3129-90 के आसपास ये एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। जबकि हमने नॉर्मल अल्केन में कहाँ देखा था, 3 या 2900 के आसपास ही देखा था। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ थोड़ा सा इनका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है। जो इनका इन प्लेन बेंडिंग है वो साइक्लिक अल्केन्स में, सॉरी ये अल्केन है, अल्केन्स में शिफ्ट होता है स्मॉलर फ्रीक्वेंसी की तरफ एज कम्पेयर टू एसाइक्लिक। तो फिर से कुछ वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साइक्लो ये साइक्लिक फॉर्म में है ना, साइक्लिक फॉर्म में ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है कहाँ पे, 1450 पे, यानी इन प्लेन बेंडिंग की बात कर रहे हैं। और जबकि एसाइक्लिक में यानी हेक्सेन में जब कोई साइक्लिक फॉर्म में नहीं है तो हायर फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है। यहाँ पे आप ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, पास पास ही आते हैं। इस चीज़ को मैंने पहले ही डिस्कस किया है, स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो वाइब्रेशन होता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मेनली हम फोकस करेंगे आपके इस स्पेक्ट्रम पे। फिर से यहाँ देखिए आपको फिर से 2900 के आसपास आपको फिर से बैंड आ रहा है। तो इससे आप क्लियर हो रहा है कि इसमें CH3 ग्रुप होंगे या CH2 ग्रुप होंगे, ठीक है। ज़्यादा वीक नहीं आ रहे हैं तो या तो CH3 होंगे या CH2 होंगे। अब थोड़ा सा लोअर फ्रीक्वेंसी आप पे आ रहा है 2850 के आसपास, है ना, 2850 के आसपास ये आ रहे हैं एक इसका बैंड। तो आप कह सकते हैं इसमें क्या होंगे, CH2 ग्रुप होंगे। तो आपको क्लियर कहाँ से हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है। देखो यहाँ पे हमने कहा था कि 1380 पे एक बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से एक पीक आते हैं 1380 पे। यहाँ पे अगर CH3 ग्रुप होंगे तो ये गायब है, इसका मतलब इसमें कोई CH3 ग्रुप नहीं है। सिर्फ 1460 पे जो CH2 ग्रुप की बेंडिंग की वजह से आते हैं वो चीज़ यहाँ पे है। तो आप इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे, अगर लॉन्ग चेन नहीं होते हैं, CH2 ग्रुप का एक ओपन चेन नहीं होता है, तो ये वाला जो बैंड होता है वो गायब होता है ना। तो ये बैंड गायब है ना, यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब CH2 जो ग्रुप है वो एक ओपन चेन में नहीं है, बल्कि एक साइक्लिक फॉर्म में है। यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अल्कीन्स के बारे में, यानी अल्कीन्स के एब्जॉर्प्शन बैंड्स के बारे में। तो बहुत सारे यहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं। कौन से टाइप के वाइब्रेशंस होंगे यहाँ पे, एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में वाइब्रेशन होगा, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में वाइब्रेशन होगा। लेकिन जो ये कार्बन है यहाँ पे वो डबल बॉन्डेड कार्बन है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना। तो ये थोड़ा सा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमने अल्केन में पढ़ा था उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। वहाँ पे 2900 के आसपास एब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो अब ये
3000 से थोड़ा ऊपर की तरफ ये एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। इन चीज़ों को यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं। तो बहुत सारे बैंड मिलेंगे, हर बैंड से आपको एक जानकारी मिलेगा, जैसे आउट प्लेन बेंडिंग या इन प्लेन बेंडिंग की वजह से, या कार्बन कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग की वजह से, चाहे वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो। यहाँ एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि अगर आपका अल्कीन क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, जैसे आपका इथाइलिन का एग्जाम्पल यहाँ पे कहा है CH2 ये हाईली सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द वाइब्रेशन चेंज इन डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जब चेंज इन डायपोल मोमेंट जीरो होगा, आईआर क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। यानी जितना मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन बैंड उतना वीक हो जाते हैं, और हाईली या कंप्लीटली सिमेट्रिकल होते हैं तो एब्जॉर्प्शन बैंड टोटली गायब हो जाते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग द वाइब्रेशन हमारे लिए सिलेक्शन रूल में हमने क्या पढ़ा था, वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे चेंज इन डायपोल मूवमेंट होना चाहिए ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। तो जितना सिमेट्रिकल होगा वाइब्रेशन तो होगा, लेकिन चेंज इन डायपोल मूवमेंट नहीं होगा। तो सिमेट्रिक अल्कीन में या तो एब्सेंट होता है बैंड या बहुत ही वीक होते हैं। जबकि आपका अल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो अच्छा खासा आपको बैंड मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया है आपको, देखो ये 29,000 पे सॉरी 2900 पे एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था कार्बन हाइड्रोजन का, लेकिन ओलिफेनिक कार्बन की वजह से ये 3100 और 3000 के बीच में एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कहाँ रहा है, 1680 और 1600 के बीच में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बैंड आ रहा है। और एक चीज यहाँ पे, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर सिस फॉर्म में होता है, सिस है ना, ये सिस फॉर्म में होगा, CH3 यहाँ पे हम CH2H पर थोड़ा सा सिस ही, अल्काइल ग्रुप एक साइड में, हाइड्रोजन बॉन्ड एक साइड में, हाइड्रोजन एटम्स एक साइड में, एक में ट्रांस होगा, CH3 यहाँ होगा, C2H5 यहाँ होगा, है ना, हाइड्रोजन यहाँ होंगे, ट्रांस फॉर्म में होंगे। जितना मॉलिक्यूल सिस फॉर्म में होता है उतना ही इंटेंसिटी ऑफ जो बैंड होता है वो अच्छा होता है, इंटेंस होता है सिस आइसोमर में। लेकिन जो ट्रांस आइसोमर होते हैं उसमें आपका क्या होता है, वो वीक होता है, इंटेंसिटी उसकी कमज़ोर होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज जो ट्रांस आइसोमर होते हैं उसमें मॉलिक्यूल अब सिमेट्रिक हो जाते हैं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसा आ गया ना, अल्काइल ग्रुप यहाँ से यहाँ आ रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो जब आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो आपका आईआर वो थोड़ा सा इनएक्टिव की तरफ चला जाते हैं, आपका जो इंटेंसिटी ऑफ द बैंड होता है वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए आपका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर वो टर्मिनल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, सॉरी डबल बॉन्ड होगा, टर्मिनल मींस यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड पे होगा, आखिर में होगा, तो सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस कम है ना। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन होंगे, लेकिन इस साइड में तो बहुत सारे अल्काइल ग्रुप हो ना, अल्काइल ग्रुप आ गए, सी कार्बन के चेन आ गया, तो ये अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ ना। तो जितना आपका डबल बॉन्ड जो होता है वो टर्मिनल पे होता है, एंड पे होता है, उतना ही वो अनसिमेट्रिकली क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। इसीलिए टर्मिनल पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग की वजह से जो बैंड आते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो ज़्यादा इंटेंस होता है एज कंपेयर टू ऐसे डबल बॉन्ड जो इंटरनल होता है, बीच में होते हैं। से फॉर एग्जांपल ये हम इसको क्या मानेंगे, यानी टर्मिनल डबल बॉन्ड कहेंगे, अच्छा खासा बैंड है, जो ही ये बीच में चला जाएगा, यहाँ यहाँ ऐसे बीच में आने से अब इसके सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जितना सिमेट्रिकल हो जाएगा उतना ही वो वीक बैंड वहाँ पे नज़र आते हैं। इसलिए आप याद रखेंगे जितना टर्मिनल बॉन्ड होगा उतना ही अच्छा खासा बैंड मिलेंगे, जितना बीच में इंटरनल डबल बॉन्ड होंगे आपको कमज़ोर बैंड मिलेंगे। तो आपको इंटरनल और आपके टर्मिनल बॉन्ड्स के बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिमिलरली सिस और ट्रांस के बारे में आइसोमर के बीच में भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसी तरीके से अगर कोई
अल्कीन तो है, अल्कीन सिंपल सा है, लेकिन वो किस फॉर्म में है? कंजुगेटेड फॉर्म में। जब भी कंजुगेशन होते हैं तो आपको पता है ऐसे डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो ही डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ चला जाता है। यानी जो डबल बॉन्ड आप इसके वाइब्रेशन को स्टडी कर रहे थे कि अब ये डबल बॉन्ड 1600 के आसपास या इसके पास आना चाहिए था, आप सोच रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ कंजुगेशन अब डबल बॉन्ड क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बन गया। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाते हैं, डबल से सिंगल बॉन्ड की तरफ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी और एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में या जिस अल्कीन में कंजुगेशन होते हैं, वो लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखना, जितना अच्छा कंजुगेशन होता है उतना इंटेंसिटी पीक का क्या होता है या बैंड का क्या होता है? हाई होता है। ये कुछ यहाँ पे फिर से एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि आपका एरोमेटिक रिंग है, उसके साथ कंजुगेशन में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो 1625 पे उसके एब्जॉर्प्शन पीक आते हैं, प्लस 1600 के आसपास आपको बहुत सारे पीक आते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका? एरोमेटिक डबल बॉन्ड का। तो इस तरह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेदर यूर डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद एरोमेटिक रिंग और नॉट। तो इसी तरह से इन प्लेन बेंडिंग की वजह से 1400 के आसपास आपको क्या मिलेगा? आपको वाइब्रेशन, आपको एक बैंड मिलेंगे, है ना? और ऑड ऑफ प्लेन बेंडिंग की वजह से 1000 और 1680 के बीच में आएगा। ये चीज़ में मैंने ऑलरेडी आपको कहा है क्यों हायर फ्रीक्वेंसी पे आता है। इस चीज़ को आप नोट यहाँ से फिर कर सकते हैं, है ना? तो आप हम नेक्स्ट में स्पेक्ट्रम पे ही जाएंगे, मेन हमारा यहाँ पे ये रहेगा। फिर से देखो इस रीजन में आपको पीक आ रहा है, आप सीधे दिमाग में आपको आ जाएगा कि इसमें CH3 ग्रुप, CH2 ग्रुप होंगे या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में क्या हो रहे होंगे? वाइब्रेशन हो रहे होंगे। आपके पास एग्जाम्पल हमने क्या लिया? सिस टू पेंटीन लिया है, यानी ये सिस फॉर्म है। देखिए सिस में क्या हो रहा है, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। एक पीक आपको 3100 के आसपास या 3200 के आसपास आ रहे हैं, तो इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन वाइब्रेशन तो है, लेकिन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरा, इसका एक पीक यहाँ पे 2900 के आसपास आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि इसमें CH3 ग्रुप भी होंगे। और एक 2800 के आसपास भी आ रहा है, तो आप कहेंगे इसमें CH2 ग्रुप भी होंगे। आपके पास CH2 ग्रुप भी है, CH3 ग्रुप है, और CH है जो कि कार्बन का डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पे एक ब्रॉड पीक आ रहा है, कहाँ से लेकर 31 या 3000 से लेकर 2800 के बीच में आ रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन भी होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी होगा, और CH2 ग्रुप भी होंगे, CH3 ग्रुप पे। और यहाँ से और क्लियर हो रहा है, आपको एक बैंड मिल रहा है यहाँ पे, है ना? 1600 से थोड़ा सा आगे एक बैंड मिल रहा है ना, 1680 के पास। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, और ये टर्मिनल अल्कीन है, थोड़ा सा एंड में है ना ये डबल बॉन्ड, तो अच्छा खासा यहाँ पे एक बैंड मिल रहा है आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग की वजह से। और ये सिस में है, सिस में हमेशा अच्छा खासा आपको बैंड मिलेगा। तो इससे और क्लियर हो रहा है कि आपको इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो भी सिस है। अगर ये ट्रांस होता है, इसी का ट्रांस लेते हैं, इसी मॉलिक्यूल का ट्रांस में ये थोड़ा सिमेट्रिकल हो जाते हैं, तो ये बैंड या तो कमज़ोर हो जाता है या थोड़ा सा ही रहता, गायब जैसा हो जाता, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। और इसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसमें बहुत सारे इन प्लेन बेंडिंग होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ 1400 के आसपास बहुत सारा यहाँ पे पीक आते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज़ और प्लेन जो बेंडिंग होता है सिस में, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे आप सिस और ट्रांस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 700 के आसपास आपको एक बैंड अच्छा सा मिल जाता है बिकॉज ऑफ ऑड ऑफ प्लेन बेंडिंग की वजह से। अब हम ट्रांस वाले को स्टडी करेंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इसमें। ये चीज़ तो हमने डिस्कस किया, ये सेम रहेगा। अब इसमें हमें देखना है कि ये बैंड था C डबल बॉन्ड C की वजह से,
वो भी सिस की वजह से। देखो अब इसमें ट्रांसफॉर्म आ गया, ट्रांसफॉर्म आते ही ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, सिमेट्रिकल जैसा हो गया। अब सिमेट्रिकल हो गया तो ये बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। हालांकि पीक तो आ रहा है लेकिन लेस इंटेंस पीक आ रहे हैं, है ना। बाकी ये इन प्लेन बेंडिंग की वजह से आ रहा है। अब आपको मेन यहाँ देखिए, और अब प्लेन बेंडिंग वहाँ पे 700 के पास आ रहा था, अब यहाँ पे 900 के पास आ रहा है। तो इसी तरीके से आप सिस ट्रांस आइसोमर को भी आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन था आपके लिए। अब हम जाएंगे कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लेंगे साइक्लो अल्कीन से। अब ये साइक्लिक फॉर्म में, आपका अल्कीन किस फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे रिंग साइज का क्या इम्पैक्ट होता है जब इंटरनल डबल बॉन्ड होते हैं, यानी डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग होते हैं। तो आप देख रहे हैं सिंपली रिंग साइज यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पहले साइक्लोब्यूटेन तक डिक्रीज होता है, जो ही साइक्लोप्रोपीन पे पहुंचता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्रीज होता है। तो एग्जाम में आपको अगर ये ट्रेंड पूछा जाता है तो आप साइक्लोप्रोपीन को टॉप पे रखेंगे, फिर साइक्लोहेक्सिन, फिर पेंटीन, फिर ब्यूटीन आएगा। अब इसमें ये ऐसा क्यों होते हैं, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, पहले आप इनको यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। आपका ये कार्बन का सबसे कम किस में था, साइक्लोब्यूटीन में था ना। हम साइक्लोब्यूटीन से ही शुरू करते हैं। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन और डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटीन जैसा, ये ऐसे स्ट्रेचिंग हो रहा है, ये ऐसे स्ट्रेचिंग हो रहा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। अगर इनके आप स्ट्रेचिंग मोड को देखेंगे, क्या किसको देखेंगे, स्ट्रेचिंग मोड को देखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल मोड के जो स्ट्रेचिंग मोड है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो एक दूसरे के किस में है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो जब भी ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं उस समय कपलिंग नहीं होते हैं इनके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के बीच में। यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो वाइब्रेशन मोड होता है वो कपल नहीं करते हैं किसके साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के वाइब्रेशनल मोड के साथ वो कपल नहीं करते हैं। जब वो कपलिंग नहीं करते हैं तो इसका स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यानी वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कम होता है। अब इन शॉर्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, their vibrational mode will be orthogonal to each other and their vibrational mode will not couple with each other. as a result कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से जो स्ट्रेचिंग होती है वो एब्जॉर्ब करते हैं एट लोअर फ्रीक्वेंसी, वो थोड़ा सा लोअर फ्रीक्वेंसी पे क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। अब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच में कितना एंगल है, अब से फॉर एग्जांपल 120 डिग्री। अब 90 डिग्री से हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अब इसका आप इसका स्ट्रेचिंग मोड देखिए, वाइब्रेशनल मोड देखिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ऐसा हम ये स्ट्रेच करेंगे और सिंगल बॉन्ड का ऐसे होगा, है ना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, इसको यहाँ भी रिजॉल्व कर सकते हैं। एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इसी डायरेक्शन में होगा। एक को हम वेक्टर कंपोनेंट ए मानेंगे और एक को हम वेक्टर कंपोनेंट बी मानेंगे। तो इसमें आप इस स्ट्रक्चर से आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। जब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से 120 डिग्री पे चला गया तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का
एक कंपोनेंट स्ट्रेचिंग जो कंपोनेंट है या स्ट्रेचिंग वेक्टर कंपोनेंट है वो को इंसाइड कर रहे हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी यहाँ पे अब एक मोड जो है, एक कंपोनेंट स्ट्रेचिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का वो कपल कर रहे हैं किसके साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के साथ। तो यहाँ पे कपलिंग हो रहा है बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कंपोनेंट ए के साथ। तो यहाँ कपलिंग हो रहा है ना, जब कपलिंग हो जाते हैं तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए जो ही बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से ऊपर की तरफ चला जाते हैं तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली हम कह सकते हैं अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसके बीच में 90 डिग्री से कम एंगल है, से 60 डिग्री, आपका साइक्लोप्रोपेन का एग्जांपल ले रहा है, तो साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री का एंगल है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इसका कंपोनेंट कैसे है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऐसे दिखाएंगे। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का ऐसे है ना। अब फिर से हम इस सिंगल बॉन्ड के स्ट्रेचिंग मोड को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक एक कंपोनेंट ए होगा, एक कंपोनेंट फिर से बी होगा। अब यहाँ पे अगर एक कंपोनेंट ए है, वेक्टर कंपोनेंट ए, वेक्टर कंपोनेंट बी है सिंगल बॉन्ड का, तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है इसका एक कंपोनेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के साथ फिर से क्या कर रहे हैं, कपल कर रहे हैं। जो ही कपलिंग हो जाएगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बस आप इतना याद यहाँ से रख सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप यहाँ से ये याद रखिएगा, जब भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है कार्बन कार्बन डबल और बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में, तो उस समय स्ट्रेचिंग मोड्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल में होता है, वहां कोई कपलिंग पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए लोअर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करते हैं। जो ही आपका बॉन्ड एंगल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल के बॉन्ड या तो 90 डिग्री से इंक्रीज होता है या 90 डिग्री से डिक्रीज हो जाते हैं, तो स्ट्रेचिंग मोड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कपल करते हैं। जब कपलिंग करते हैं तो इसीलिए हायर फ्रीक्वेंसी पे वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। इसीलिए जो ही रिंग साइज इंक्रीज होता है ना, जो ही रिंग साइज इंक्रीज होता है, रिंग साइज इंक्रीज होने से बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जो ही बॉन्ड एंगल इंक्रीज होते हैं तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। और जो ही 90 डिग्री से फिर से डिक्रीज होता है, फिर से कपलिंग होता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फिर से क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इन चीज़ को यहाँ से आप नोट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया। अब इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो इंटरनल डबल बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया, यानी आपका जो डबल बॉन्ड था वो इनसाइड द रिंग था। अब आपका डबल बॉन्ड और साइड द रिंग होगा तो क्या होगा, तो यहाँ रिंग का इफेक्ट यानी रिंग साइज का इफेक्ट पड़ रहा है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे रिंग साइज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, रिंग साइज डिक्रीज हो रहा है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ इंक्रीज हो रहा है, रिवर्स हो रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल में। ठीक है, यहाँ एक अच्छी तरीके से वो इंक्रीज हो रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, साइक्लोप्रोपेन तक इंक्रीज हो रहा है। हम इन शॉर्ट यहाँ पे ये कह सकते हैं विथ डिक्रीज इन रिंग साइज एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इनको एक्सोसाइक्लिक कहते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड साइकिल के बाहर है। तो ये 1651 पे ये 17 इंक्रीज हो रहा है, इसको आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं। अब आपको पता है जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 0.5 109.5 डिग्री के आसपास बनते हैं।
और जो ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 डिग्री होता है, और जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं 180 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। ये चीजें आपको पता है। sp3 में आप पी करेक्टर की अगर बात करते हैं तो 75% इसमें पी करेक्टर है। sp2 में नियरली हम कहेंगे sp2 में पी करेक्टर नियरली 66.6% है और sp में 50% एस करेक्टर है। इन शॉर्ट यहां से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जितना जितना पी करेक्टर ज्यादा होता है उतना ही बॉन्ड एंगल कम होता है। जितना पी करेक्टर ज्यादा होता है बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता है। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे बॉन्ड एंगल को अगर छोटा करना होगा तो आपके बॉन्ड में पी करेक्टर ज्यादा आना पड़ेगा, तभी आपका बॉन्ड छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बॉन्ड बड़ा होगा तो आपको पी कैरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा बॉन्ड के एंगल को इंक्रीज करने के लिए। बस ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखेंगे तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखिए रिंग साइज डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, रिंग साइज के डिक्रीज होने से बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ये 6 मेंबर है, 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो सबसे रिंग छोटा जो रिंग साइज है इसका है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, यानी बॉन्ड एंगल ऐसे डिक्रीज हो रहा है। बस इतना है। देखिए जितना बॉन्ड एंगल यहाँ से डिक्रीज हो रहा है ना तो यहाँ पे पी करेक्टर, यहाँ पे पी करेक्टर होगा इन बॉन्ड्स में। सबसे ज्यादा पी करेक्टर किस में होगा, इस बॉन्ड में होगा, इस इंटरनल बॉन्ड में, ये वाले इस और इसमें पी करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद पी करेक्टर इसमें थोड़ा कम हो जाएगा और थोड़ा कम हो जाएगा, सबसे पी करेक्टर इसमें कम होगा। अब आपको पता है कि एस और पी करेक्टर का रेशो तो सेम रहेगा, है ना। अब इंटरनल बॉन्ड में, इन बॉन्ड में पी करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एस करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा ना। अब एस करेक्टर कहाँ निकल के जाएगा, एस करेक्टर इंटरनल बॉन्ड से शिफ्ट होके अब इस बॉन्ड में चला जाता है एस करेक्टर, यानी इंटरनल बॉन्ड से एक्सटर्नल की तरफ एस करेक्टर शिफ्ट हो जाता है। इन शॉर्ट हम यहाँ ये कहेंगे इस बॉन्ड को छोटा बनाने के लिए हमें इस बॉन्ड को पी करेक्टर ज्यादा करना पड़ता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एस करेक्टर को बाहर देना पड़ता है। तो हम ये कहेंगे इस बॉन्ड में एस करेक्टर बहुत ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा इससे कम होगा, इसमें थोड़ा इससे कम होगा, सबसे कम एस करेक्टर इसमें होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा पी करेक्टर बढ़ जाएगा। समझ आया ना। जितना बॉन्ड छोटा हो जाएगा पी करेक्टर बढ़ जाएगा तो उतना ही एस करेक्टर एक्सटर्नल बॉन्ड में बढ़ जाएगा। बस इतना याद रखो। तो ये इसमें ज्यादा एस करेक्टर है ना, और जब भी एस करेक्टर बढ़ता है आपको पता है बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ एज कंपेयर टू दिस, और सबसे कार्बन कार्बन के बीच में इन सब में से इसका बॉन्ड सबसे वीक होगा। और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उतना ही एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी हाई, तो इसलिए ये 1780 पे एब्जॉर्ब करेगा, 1651 पे एब्जॉर्ब करेगा। बिकॉज अब हम कह सकते हैं जितना बॉन्ड में एस करेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं उतना ही आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और हायर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे एलिन्स का आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ऐड करके रखा है, 1940 पे ये एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने डिस्कस किया क्यों ये हायर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से आपका अगर 6 मेंबर होगा लेकिन डबल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सो डबल बॉन्ड जो होगा सी डबल बॉन्ड ओ होगा, साइक्लोहेक्सानोन होगा, साइक्लोपेंटानोन होगा, साइक्लोब्यूटानोन होगा, या और साइक्लोप्रोपानोन होगा। आपको एग्जाम में किसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगा एब्जॉर्प्शन, तो फिर से ही सेम ट्रेंड होगा। विद डिक्रीज इन रिंग साइज एस करेक्टर एक्सटर्नल डबल बॉन्ड में इंक्रीज होगा और ये बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और हायर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा। सेम रीज़न आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ऑलरेडी आपको कहा, ये आप नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा।
कल नेक्स्ट वाले क्लास में हम अल्काइन से शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये क्लास वरना लंबा हो जाएगा। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, फिर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे आप मेरे से पूछ सकते हैं।